हरदोई में इस समय मौजूद हैं और हरदोई में एक तरह से लहर की बात की जा रही है। तो क्या हैट्रिक लगने वाली है या फिर एक बार फिर से 2004 और 2009 का जो आंकड़ा था वो बनने वाला है। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव नितिन अग्रवाल जी मौजूद हैं। आबकारी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। न्यूज नेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नितिन साहब, सब आपके क्षेत्र में हम खासतौर पे हों, कहा जाता है कि अग्रवाल फैमिली तय करती है यहाँ की दिशा और दशा। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, माहौल किस तरह का है और किस तरह का साथ मिल रहा है लोगों का? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जनता तय करती है और हमारा नाम इसलिए जोड़ा जाता है कि क्योंकि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जनता का विश्वास, हरदोई के लोगों का प्यार मेरे ऊपर बना रहता है। हाँ, ये बात ठीक है कि जनता का विश्वास मेरे पर बहुत है और अगर हम लोग जनता के बीच में अपील करते हैं या बात करते हैं तो जनमानस हमारे साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ का माहौल की अगर आप बात करें तो मेरा ये आत्मविश्वास आप कहिए या कुछ भी कहिए, मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रही है, हरदोई जैसे 2014 में जीते थे, 2019 में जीते थे, 2024 में उससे बड़ी जीत हरदोई में भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगी। 400 पार का आंकड़ा दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कितना, खासतौर पे आप तो मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, आप तो तमाम जगहों पे जाते हैं। 400 पार का आंकड़ा दिया जा रहा है, 400 पार 400 पार। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का कितना सहयोग मिल पाएगा? देखिए, ये केवल नारा ही नहीं है। ये जब ये कहा गया कि हम 400 पार का हमारा लक्ष्य है, तो ये सोच के कहा गया था कि दक्षिण भारत में भी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है और 400 पार हम तभी कर सकते हैं जब उत्तर भारत की तरह हम दक्षिण भारत में भी जीत कर आएँ। तो इस बार जो चुनाव में देखने को मिल रहा है कि उत्तर भारतीय स्टेट्स जो भी प्रांत हैं, राज्य हैं, वहाँ तो हम बढ़त बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता वहाँ पर बहुत बड़ी है और लोग चाहते हैं कि बीजेपी जीते दक्षिण भारत से। इसलिए हम 400 पार की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मैं भी कई जगह गया, दौरे पे गया, हम लोग को भेजा जाता है। हम इस आत्मविश्वास के साथ इसलिए 400 पार कह रहे हैं कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जीतने का लक्ष्य बनाए हुए हैं। 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाए हुए। लेकिन चुनौती खासतौर पे आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से चुनौती मिली है, या फिर आपने 2019 में देखा था कि समाजवादी पार्टी बीएसपी एक साथ आई थी, तब भी दूसरे नंबर पर कई जगहों पर रही थी? क्या ये बड़ी चुनौती रहेगी इस बार? देखिए, एक बात, इसकी सच्चाई को आप आप झुटला नहीं सकते कि जितना मजबूत गठबंधन सपा बसपा का 2019 में था, उतना मजबूत गठबंधन सपा कांग्रेस का नहीं है। और उस गठबंधन में भी 2019 में जब वो हुआ था, वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। हम करीब 63-64 सीटें हम लोग उस गठबंधन में भी जीत कर आए थे। इस बार तो कोई गठबंधन ही नहीं है, क्योंकि सपा कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ था। 2017 में गठबंधन हुआ था, आपने देखा क्या हश्र हुआ। 2017 में 300 से ऊपर सीटें विधानसभा की भारतीय बीजेपी जीत के आई। और अभी तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में जो बड़ी है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हम क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ये समझे कि कांग्रेस कह रही है, एजेंडे के तौर पे पॉइंट्स रख रही है लोगों के सामने कि भैया संविधान बचाने की ये राजनीति है, संविधान बचाने का इस बार का चुनाव है, संविधान बचा लीजिए, इस तरह की दुहाई दी जा रही। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, और आप हमारे बड़े नेताओं ने भी ये स्पष्ट किया टीवी के चैनलों के माध्यम से जनता के बीच में, चाहे वो आदरणीय गृह मंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक कोई भी दल या कोई भी सरकार आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। हम SC ST OBC आरक्षण के पक्षधर हैं और जब तक हम रहेंगे आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता इनके। दूसरी बात, अगर संविधान बदलने की बात अगर विपक्ष फैला रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा संविधान में बदलाव अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। जब वो सरकारों में थी, इंदिरा जी ने कई बार संविधान में बदलाव किया है। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र की सरकार में, भारत सरकार में रहेगी, संविधान में ना कोई बदलाव होगा और आरक्षण के हम लोग हमेशा सपोर्टिव रहे हैं इन SC ST OBC के, और उनको आरक्षण मिलता रहेगा।
लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया भारत जोड़ो यात्रा से हमें बहुत रिस्पांस मिल रहा है, भारत एकजुट हो रहा है, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये भी कहा गया कि हम 1 लाख रुपया जो है गृहिणी को देंगे और कोई गरीब नहीं बचेगा, 1 मिनट में जो है 1 साल में गरीबी खत्म कर देंगे। क्या ये लक्ष्य कांग्रेस के लिए बेहतर और बीजेपी के लिए चुनौती है? अब भारत जोड़ो में राहुल जी को खुद इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ के गए। वो पहले अपनी ही पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे थे तो वो क्या भारत को क्या जोड़ने का काम करेंगे? भारत टूटा कब था जो वो भारत को जोड़ेंगे? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भारत जब जब टूटा, विभाजन किया, कांग्रेस पार्टी की ने विभाजन कराया भारत का। उनके पूर्वजों की इतिहास वो देखें कि कहाँ जब विभाजन हुआ तो किसकी सरकारें थी। वे आप गरीबी की बात करते हैं, आंकड़े हैं भारत, ये आप ऑन द रिकॉर्ड है ये कि पिछले 10 साल की सरकार में, मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, उनको गरीबी रेखा से निकाला गया है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है ये। कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीबी हटाओ की बात नहीं करी है। उन्होंने हमेशा चाहा है कि गरीब गरीब बना रहे जिससे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता रहे। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो नारा था और जो उनका विजन था, उन्होंने अपने विजन को चरितार्थ किया है और देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। और हम लगातार, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, नौजवान, नारी, हम इन 4 लोगों को सशक्त करना चाहते हैं। इसी विजन के साथ आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल कि इस बार की राजनीति मंगलसूत्र पे भी आ गई, क्या किस तरह की सोच रही है, खासतौर पे जो कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही कि इस तरह से अब इस राजनीति को इस पायदान पे लाया जा रहा है? देखिए, ये गलत नीतियां कांग्रेस पार्टी की ही हैं। जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र के आधार पे तो हमें लगता है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो अब जैसे उन्होंने उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम विरासत पे जो प्रॉपर्टी परिवार को मिलती है उस पे हम टैक्स लगाएंगे। तो अब आप अगर वो किसी की जो विरासत से संपत्ति चली आई है, अगर वो ऐसा कानून लाना चाहते हैं कि अगर उनके पिता नहीं रहे और वो संपत्ति उनके बेटों को जा रही है तो उस पर 55% टैक्स लगा देंगे, 45% ही उनके पास रह जाएगी, तो इसका क्या मतलब हुआ है? तो खुली बिल्कुल लूट का जो उन्होंने, उनका जो घोषणा पत्र है वो जनता के सामने रखा है। और हम तो जनता के बीच में बस यही जा रहे हैं कि भाई, आपकी अगर पीढ़ियों कोई मेहनत है, किसी ने करी है, आपकी जो संपत्ति है उस पे उसको सरकार काबिज होना चाहती है, सरकार कब्जा करना चाहती है, तो इससे हम लोग को सावधान रहना चाहिए। 150 भी पार नहीं कर पाएंगे इस बार तो, भारतीय जनता पार्टी 150 पार नहीं कर पाएगी, इस तरह की चुनौती दे रहे हैं। ये पिछले 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हम 100 सीटें तो जीत चुके हैं, हम सैकड़ा पार कर चुके हैं। अभी 4 चरण के चुनाव और बाकी हैं। हमने जो कहा है हम उसको निश्चित तौर पे उसको हासिल करेंगे। हम 400 प्लस सीटें एनडीए जीत के तीसरी बार प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, हरदोई।